आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के कारण जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के समय को भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के युग के नाम से स्मरण किया जाता है। इस समय के दौरान भारत में गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 90 ईस्वी, खलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी, सैयद वंश 1414 ईस्वी से 51 ईस्वी तथा लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी के सुल्तानों ने शासन किया। इन सुल्तानों में से इल्तुतमिश, बलबन तथा अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत के विकास तथा उसको संगठित करने के लिए सर्वाधिक प्रशंसनीय योगदान दिया। तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का पतन आरंभ हो चुका था तथा 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर इस सल्तनत का अंत कर दिया। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्नलिखित प्रमुख कारण उत्तरदायी थे। नंबर 1 है निरंकुश शासन। दिल्ली के सुल्तानों ने निरंकुश शासन स्थापित किया। वे स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे। सुल्तान को असीम शक्तियाँ प्राप्त थी। उसके मुख से निकला प्रत्येक शब्द कानून माना जाता था। बलबन तथा अलाउद्दीन खिलजी ने तो सरदारों की शक्ति का दमन करने के लिए कोई कसर न उठा रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने उल्मा वर्ग की भी कोई परवाह नहीं की। सुल्तान की शक्ति का आधार सेना थी। वे प्रजा का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते थे। ऐसा अधिनायकवादी शासन कभी स्थायी सिद्ध नहीं हो सकता था, क्योंकि इसकी सफलता सुल्तान के व्यक्तित्व के गुणों पर निर्भर करती है। अयोग्य सुल्तानों के लिए ऐसे साम्राज्य को नियंत्रण में रखना बहुत कठिन था, क्योंकि उनके समय में राज्य में षड्यंत्र तथा विद्रोह आरंभ हो जाते थे। दूसरा कारण है विस्तृत साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत का विस्तृत साम्राज्य उसके पतन का मुख्य कारण बना। उन दिनों में यातायात तथा संचार के साधन बहुत कम थे, इसलिए इतने विस्तृत साम्राज्य को अपने नियंत्रण में रखना सुल्तानों के लिए एक बड़ी समस्या थी। इस समस्या को सम्मुख रखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया, किंतु अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात आने वाले दिल्ली के सुल्तानों ने इस बात की कोई चिंता न की और उन्होंने दक्षिणी राज्यों को भी दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करना आरंभ कर दिया। फलस्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्थान स्थान पर विद्रोह होने आरंभ हो गए। दक्षिण में विजयनगर और बहमनी राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसने दिल्ली सल्तनत के पतन को तीव्र कर दिया। तीसरा है धार्मिक नीति। दिल्ली के सुल्तानों की धार्मिक नीति भी सल्तनत के लिए विनाशकारी प्रमाणित हुई। वे कट्टर मुसलमान थे। उन्होंने हिंदुओं पर घोर अत्याचार किए। उन्हें बलपूर्वक इस्लाम में सम्मिलित किया जाता था। हिंदुओं को जजिया कर देने के लिए विवश किया जाता था, जिसे वे अपना भारी अपमान समझते थे। फिरोज तुगलक ने तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। उनके धार्मिक रीति रिवाज मानने पर राज्य की ओर से अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए। हिंदुओं को राज्य में छोटे छोटे पदों पर ही नियुक्त किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें इन पदों से हटाने का प्रयत्न किया। दिल्ली के अनेक सुल्तानों ने हिंदुओं के विख्यात मंदिरों को नष्ट कर दिया तथा उनमें रखी मूर्तियों का बहुत अपमान किया। इस कारण हिंदू, जो भारतीय समाज के बहुसंख्यक समाज से संबंधित थे, दिल्ली सल्तनत के घोर शत्रु बन गए। चौथा है उत्तराधिकार कानून का अभाव। दिल्ली सल्तनत काल में उत्तराधिकार के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं था, इसलिए सिंहासन प्राप्ति के लिए सुल्तान की मृत्यु के पश्चात परस्पर लड़ाइयाँ आरंभ हो जाती थी। इन लड़ाइयों के परिणाम दिल्ली सल्तनत के लिए विनाशकारी प्रमाणित हुए। पांचवा है अमीरों के षड्यंत्र। दिल्ली सल्तनत के अमीर भिन्न भिन्न जातियों जैसे कुतुबी, इलाबरी, खलजी तथा अफगान इत्यादि से संबंधित थे। इन अमीरों में अपनी जाति से संबंधित राजकुमार को सुल्तान बनाने के लिए संघर्ष चलता रहता था। इस कारण दरबार अमीरों के षड्यंत्रों का एक अड्डा बन गया। इस कारण दिल्ली सल्तनत की शक्ति कमजोर पड़ गई। छठा है जागीरदारी प्रथा। जागीरदारी प्रथा दिल्ली सल्तनत के लिए घातक सिद्ध हुई। सरकार राज्य के उच्चाधिकारियों को नकद वेतन देने की अपेक्षा उन्हें जागीरें देती थी। धीरे धीरे ये जागीरदार शक्तिशाली होते चले गए।
उन्होंने सुल्तान की चिंता करनी बंद कर दी। वे सदैव षड्यंत्र करते रहते थे तथा अवसर देखकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा भी कर देते थे। इसने दिल्ली सल्तनत के पतन को अवश्यंभावी बना दिया। 7वां है दास प्रथा। दास प्रथा भी दिल्ली सल्तनत के पतन का एक प्रमुख कारण बनी। आरंभ में तो दास दिल्ली सल्तनत के लिए बहुत लाभप्रद प्रमाणित हुए, परंतु बाद में वे स्वामी भक्त न निकले। उन्होंने राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचने तथा प्रशासन व्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। इसलिए यह प्रथा साम्राज्य के लिए हानिप्रद प्रमाणित हुई। दास प्रथा दिल्ली सल्तनत के छिन्न भिन्न होने का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुई। 8वां है मंगोलों के आक्रमण। इल्तुतमिश के समय से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक मंगोल भारत पर निरंतर आक्रमण करते रहे। यद्यपि दिल्ली के सुल्तानों ने इन आक्रमणों का बहुत वीरता के साथ सामना किया, फिर भी इन आक्रमणों के कारण दिल्ली सल्तनत को गहरा आघात लगा। इन आक्रमणों के निरंतर संकट के कारण दिल्ली के सुल्तान अपने शासन प्रबंध की ओर पर्याप्त ध्यान न दे सके। मंगोलों द्वारा की गई लूटमार के कारण देश में अव्यवस्था फैली। इस कारण लोगों में व्याप्त रोष था। ऐसे साम्राज्य का पतन कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। 9वां है मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तरदायित्व। दिल्ली सल्तनत के पतन में मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों ने मुख्य भूमिका निभाई। उसका दिमाग सदैव नई योजनाएं बनाने में व्यस्त रहता था। उसने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को अपने राज्य की नई राजधानी बनाया। दोआब में लगान की दरों में बहुत वृद्धि की। उसने चांदी के स्थान पर कांसे के सिक्के चलाए। उसने खुरासान, ईरान को विजित करने की योजना बनाई। कराची के अभियान में उसके 1 लाख सैनिक मारे गए। सुल्तान की ये सभी योजनाएं असफल रहीं। उसकी प्रत्येक योजना के कारण लोगों को घोर कष्टों का सामना करना पड़ा तथा वे सुल्तान के विरुद्ध होते चले गए। इनके अतिरिक्त मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन वर्ग में बड़ी संख्या में विदेशियों, गैर तुर्कों तथा गैर मुसलमानों को ऊंचे पद दिए। इस कारण पुराने तुर्क वंश सुल्तान के विरुद्ध हो गए। सुल्तान द्वारा हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई गई। सहिष्णुता की नीति के कारण उलेमा उसके विरुद्ध हो गए। सुल्तान बहुत तीक्ष्ण स्वभाव का था। कई बार वह क्रोध में आकर छोटे अपराधियों को कठोर दंड दे देता। इन सभी बातों का परिणाम यह हुआ कि साम्राज्य में स्थान स्थान पर विद्रोह होने आरंभ हो गए। ये विद्रोह साम्राज्य के लिए घातक प्रमाणित हुए। उसकी सभी योजनाएं असफल रही तथा उसने पीछे एक छिन्न भिन्न साम्राज्य तथा कंगाल तथा विद्रोही लोग छोड़े। 10वां है फिरोज तुगलक का उत्तरदायित्व। फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल 1351 से 1368 ईस्वी में कुछ ऐसी नीतियां निर्धारित की जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के पतन का कार्य और तीव्र कर दिया। वह बंगाल और साम्राज्य के अन्य भागों में होने वाले विद्रोहों का दमन करने में विफल रहा। उसने दक्षिण के उन प्रांतों को जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, को पुनः अपने अधीन करने का कोई प्रयास न किया। इस कारण अन्य प्रांतों को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए प्रोत्साहन मिला। सुल्तान ने अमीरों के प्रति नर्म नीति अपनाई, जिससे वे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने कठोर दंड समाप्त कर दिए, जिससे प्रशासन में भ्रष्टाचार में बहुत वृद्धि हुई। उसकी दासों के प्रति सहानुभूति साम्राज्य के लिए हानिप्रद सिद्ध हुई। उसने सैनिकों की नौकरी को पैतृक बना दिया। सेना में भर्ती के लिए घूसखोरी बहुत बढ़ गई। इन कारणों से सैनिक की कार्यकुशलता और अनुशासन में काफ़ी कमी हुई। उसने हिंदुओं पर अत्याचार करके उन्हें राज्य का कट्टर शत्रु बना लिया। इससे दिल्ली सल्तनत के पतन और विघटन का जो कार्य मोहम्मद तुगलक के समय आरंभ हुआ, उसने फिरोज के अंतर्गत जोर पकड़ लिया। 11वां है फिरोज तुगलक के दुर्बल उत्तराधिकारी। फिरोज तुगलक के सभी उत्तराधिकारी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बकर, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह तथा नासिरुद्दीन महमूद शाह अयोग्य तथा निकम्मे सिद्ध हुए। इन सुल्तानों ने शासन व्यवस्था की ओर ध्यान न दिया। उनका अधिकांश समय मदिरा पान तथा हरम में व्यतीत होता था। ऐसी स्थिति के कारण प्रांतीय गवर्नरों को स्वतंत्र होने का अवसर मिल गया तथा सल्तनत राज्य की सीमाएं दिन प्रतिदिन कम होती चली गई। 12वां है तैमूर का आक्रमण।
1398 ईस्वी में मध्य एशिया से तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को अंतिम आघात पहुंचाया। उस समय का तुगलक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद लोगों की रक्षा करने की अपेक्षा स्वयं दिल्ली से भाग गया। तैमूर ने भारत में भयंकर लूटमार की। उसने बड़ी संख्या में लोगों का वध कर दिया। इस कारण समस्त भारत में अराजकता फैल गई। तैमूर के लौट जाने के पश्चात पंजाब, मालवा, मेवाड़, जौनपुर, खानदेश तथा गुजरात आदि प्रांतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। दिल्ली सल्तनत का राज्य अब नामात्र ही रह गया था। 1398-99 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण ने लड़खड़ाते हुए तुगलक साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। 13वां है सैयद एवं लोधी शासकों का उत्तरदायित्व। तुगलक वंश के पतन के पश्चात खिज्र खान ने सैयद वंश की नींव रखी। इस वंश के शासक दिल्ली सल्तनत के पतन को रोकने में विफल रहे। 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। उसने दिल्ली सल्तनत के गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसका उत्तराधिकारी सिकंदर लोधी बहुत कट्टर था। उसने धर्म के नाम पर हिंदुओं पर घोर अत्याचार किए। इससे वे राज्य के विरुद्ध हो गए। 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोधी नया सुल्तान बना। उसने राज्य में अमीरों के बढ़ते हुए प्रभाव को समाप्त करने का यत्न किया तथा उन्होंने सुल्तान के विरुद्ध स्थान स्थान पर विद्रोह करने आरंभ कर दिए। सुल्तान इन विद्रोहों का दमन करने में विफल रहा। ऐसा लगता था जैसा कि दिल्ली सल्तनत का अंत निकट है। 14वां है बाबर का आक्रमण। काबुल का बादशाह बाबर भारत पर अधिकार करना चाहता था। उसने पानीपत की पहली लड़ाई जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी में इब्राहिम लोधी को पराजित किया। इस लड़ाई में इब्राहिम लोधी मारा गया। उसकी मृत्यु के साथ ही 320 वर्षों से चले आ रहे दिल्ली सल्तनत के शासन का भी अंत हो गया।